बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 4 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 4.6 प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब अगर शॉर्ट में ये आ जाए तो आपने क्या कुछ लिखना है अभी आपको बताता हूँ। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस टॉपिक का स्टार्ट हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि इससे पहले के लेक्चर में आप मोमेंट ऑफ फोर्स के टॉपिक को बड़ी डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं, टॉर्क के बारे में पढ़ के आ रहे हैं, जिसमें हमने एक स्पैनर की एग्जांपल भी डिस्कस की थी, आपको एमसीक्यूज बनवाए थे, याद है ना। तो यहीं से इस टॉपिक का स्टार्ट लेते हैं कि अगर इस स्पैनर के इस एंड पे मैं अपवर्ड फोर्स अप्लाई करूँ, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स मैं अगर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करूँ तो ये एंड ऊपर जाएगा और यहाँ से इसको टर्न मिलेगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस होगी। जब मैंने यहाँ से अपवर्ड फोर्स अप्लाई की तो यहाँ से बेटे क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस होगी। क्लॉकवाइज रोटेशन को मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट का नाम भी दे सकता हूँ या क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा ये भी कह सकता हूँ, ठीक है। और जब किसी चीज़ को आप क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो वो चीज़ टाइट हो जाती है, तो यहाँ से नट क्या होता जाएगा, टाइट होता जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करूँ तो फिर ये एंड नीचे जाएगा और इसको टर्न मिलेगा बेटे एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन प्रोड्यूस होगी, तो ये नट जो है ये खुलता जाएगा। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस होगी, जिसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी कह सकता हूँ या फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा ये भी कह सकता हूँ। यही पढ़ाया था ना। अब डियर स्टूडेंट्स अगर ये क्लॉकवाइज टॉर्क या क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट या टॉर्क के इक्वल हो जाए तो फिर बताएं ये बॉडी रोटेट करेगा, इस बॉडी को टर्न मिलेगा? नहीं ना, फिर तो ये बैलेंस कंडीशन पे होगा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या कह लें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल हो तब बॉडी रोटेट नहीं करता बल्कि वो बैलेंस कंडीशन पे होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहलाता है। टॉपिक खत्म हो चुका है बेटे कि जब क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो तो फिर बॉडी को टर्न नहीं मिलता, बॉडी रोटेट नहीं करता बल्कि वो बैलेंस कंडीशन पे होता है, बैलेंस पोजीशन पे होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहलाता है। अब आपकी बुक ना एक एक्टिविटी 4.2 से इसको एक्सप्लेन कर रही है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको कंसेप्ट यहाँ पे मिल गया कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है क्या। देखें जी, यहाँ से बैलेंस ऑफ मीटर रूल ऑन अ वेज एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी सच दैट द मीटर रूल स्टेज हॉरिजॉन्टल। फिर आगे कह रहा है सस्पेंडेड टू वेट्स W1 एंड W2। ये सारी बातें ना मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें जी, हमारे पास ये है एक मीटर रूल जिसको आप रॉड भी कह सकते हैं। फिलहाल इसके साथ समझे कोई वेट अटैच नहीं है, ठीक है, अभी ये खाली है। इसको हमने एक बैलेंस कंडीशन पे लेके आना है, स्टेबल करना है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में लेके आना है। तो हम इसको एक वैज के ऊपर रखते हैं। अब अगर ये वाला वैज यहाँ पे अप्लाई रखूँ, यहाँ पे करूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, तो ये बैलेंस कंडीशन पे नहीं रॉड सेट होगा। तो फिर हमने वो पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट के ऊपर इस पूरे रॉड का वेट जो है वो एक्ट कर रहा हो, लाई कर रहा हो। उस पॉइंट पे इसको रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा, ना ही उस तरफ गिरेगा ना ही इस तरफ गिरेगा। तो ये है वो पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट, जिसके ऊपर हमने इसको लकड़ी के वेट कह लें या फिर मेटल का वेट कह लें, उसके ऊपर रखा। तो ये क्या हो गया बेटे, बैलेंस हो गया। अब ये ना उस तरफ रोटेट करेगा ना ही इस तरफ गिरेगा। अब हम क्या करते हैं, इसका मतलब इस टाइम क्या होगा कि बॉडी स्टेबल है ना, तो क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर है, एक तरह से ये कह लें, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इस लेफ्ट साइड पे ना एक वेट W1 अटैच करते हैं, उस साइड पे भी कोई वेट नहीं है। जैसे ही इस साइड पे वेट अटैच करेंगे तो ये वाला एंड नीचे आएगा, ये वाला एंड नीचे आएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको टर्न मिलेगा, ये नीचे आ रहा है। तो ये टर्न मिला बेटे, किस तरह का टर्न है, देखें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस होगी। तो मैं इसको कह देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब जब ये नीचे आएगा तो क्या फिर दोनों साइड का टॉर्क बराबर है? नहीं ना, इस साइड पे क्योंकि वेट आपने अटैच कर दी इसलिए ये नीचे आ रहा है। अब रोटेशन प्रोड्यूस हुई है तो इसको टर्न मिला है एंटी क्लॉकवाइज। अब डियर स्टूडेंट्स हम राइट साइड पे क्या करते हैं, एक और वेट W3 जो है वो अटैच कर देते हैं, जो इसका वेट जो है वो W1 से क्या है, ज्यादा। अब जब इसका वेट ज्यादा है तो जब इस तरफ अटैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंड नीचे आएगा। तो यहाँ पे फिर इसको टर्न मिला और ये हम कह देते हैं कि जब ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे बेटे फिर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो इस टाइम भी दोनों साइड का जो टॉर्क है वो इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, कह लें इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आएगा, बैलेंस कंडीशन पे नहीं होगा।
अब हम क्या करते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए एक और वेट जो है वो लेफ्ट साइड पे ऐड करते हैं, क्योंकि उस साइड का ज़्यादा वेट है ना। तो हमने एक लेफ्ट साइड पे एक वेट W2 जो है वो अटैच किया। जैसे ही हमने इसको अटैच किया तो हमने देखा कि अब ये बैलेंस कंडीशन पे आ गया है। मतलब ना ही उस तरफ इसको टर्न मिल रहा है, रोटेट कर रहा है, नीचे गिर रहा है, ना ही इस तरफ। तो फिर इस बात का मतलब ये हुआ कि इस साइड का जो टॉर्क है वो इस साइड के टॉर्क के क्या हो गया, इक्वल हो गया, जिसकी वजह से ये बैलेंस कंडीशन पे आ गया। तो यही आपकी बुक आपको बता रही है कि पहले लेंथ L1 यानी कि इस सेंटर वाले पॉइंट से लेके इस लेंथ L1 तक हमने एक W1 वेट अटैच किया, इसको टर्न मिला, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हुआ। फिर इसी तरह से यहाँ पे L3 लेंथ पे आपने एक वेट W3 अटैच किया, तो इस तरफ टर्न मिलेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए एक L2 लेंथ पे आपने एक और वेट W2 अटैच किया। अब देखा कि ये वाला एंड जो इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो रहा था और इस तरफ जो क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो रहा था वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल। जैसे ही वो इक्वल होंगे तो ये बैलेंस कंडीशन पे आ जाएगा। यही प्रिंसिपल क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्लियर है जी। हाँ, अगर वेट अटैच करने से फिर भी बैलेंस ना हो रहा तो आप थोड़ा सा वेट को आगे पीछे करेंगे। जैसे आगे पीछे करेंगे किसी न किसी पॉइंट पे ये स्टेबल ज़रूर हो जाएगा। जिस पॉइंट पे स्टेबल होगा इसका मतलब अब ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल है, तो बॉडी बैलेंस कंडीशन पे आ जाएगा। यही उसूल, यही रूल, यही प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहलाता है। अब वो बात आप यहाँ पे लिख दें, देखें, व्हेन द मीटर रूल इज बैलेंस्ड, जब ये मीटर रूल दोबारा बैलेंस पे आया वेट अटैच करने के बाद, इस टाइम ये बैलेंस कंडीशन पे है, देन क्या हुआ भाई, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, या आप ये भी कह सकते हैं टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क। बराबर हैं तो वो बैलेंस कंडीशन पे है ना। तो फिर इसी चीज़ को मैथमेटिकल लिख लेते हैं भाई, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट या क्लॉकवाइज टॉर्क, टॉर्क का फार्मूला क्या था बेटे, टॉर्क का फार्मूला था टॉ इज इक्वल टू RF, मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहा हूँ, या इसको आप LF भी कह सकते हैं, और मैग्नीट्यूड में आप आगे पीछे कर सकते हैं तो FL भी कह सकते हैं। फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म, यही मैग्नीट्यूड का फार्मूला था ना। तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। देखें जी, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, तो बेटे फोर्स वेट के इक्वल होती है, वेट जो है वो आपका फोर्स के इक्वल होता है, सही है। तो यहाँ पे देखें, पहले इसकी बात करते हैं, W1 वेट, तो ये फोर्स आ गई, और यहाँ से इस सेंटर तक ये क्या है, मूवमेंट आर्म, तो L1। तो फिर इसी फार्मूले को सामने रखते हुए वेट मल्टीप्लाई L, तो ये वेट आ गया और ये इसकी लेंथ आ गई। इसको आप यहाँ पे लिख दें, ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये आ गया जी W1 फोर्स मल्टीप्लाई बाय इसके मूवमेंट आर्म, तो सेंटर ये है, सेंटर से इस फोर्स के लगने तक का जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, उसको मूवमेंट आर्म कहते हैं, तो ये है मूवमेंट आर्म, तो ये आ जाएगा L1, ठीक। प्लस क्योंकि लेफ्ट साइड पे देखें एक और भी तो वेट है ना, ये वाला, तो इसकी फोर्स या वेट क्या है, W2, और इसका मूवमेंट आर्म क्या है, ये वाला, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये है मूवमेंट आर्म L2, तो यहाँ लिख दें W2 मल्टीप्लाई L2। लो जी, इस साइड का ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या मूवमेंट जो है वो टोटल आ गया। अब देखते हैं इस साइड का टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। भाई इस साइड पे तो सिर्फ वेट W3 अटैच है ना, तो ये आ गया आपके पास एक तरह से फोर्स, और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, मूवमेंट आर्म। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो वेट W3 मल्टीप्लाई बाय L3 मूवमेंट आर्म। तो अब देखें, ये वाली साइड इस साइड के क्या है, इक्वल, तो यही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। जब आपके पास W1 की वैल्यू होगी, W2 की भी वैल्यू होगी, W3 की भी वैल्यू होगी, L1 भी होगा, L2 भी होगा और L3 भी होगा। ये लेंथ आपको वो देगा, वैल्यू देगा, वेट की भी वैल्यू देगा। आप पुट करेंगे, देखेंगे दोनों साइड्स का आंसर क्या आएगा, इक्वल। नहीं तो आप खुद भी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे वैल्यूज़ लेके ना यहाँ पुट करेंगे, देख लें, चेक कर लें, आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल। दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आएगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब अगर डेफिनेशन में स्टेटमेंट आपसे पूछ ली जाए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की, तो फिर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि व्हेन अ बॉडी इज़ इन बैलेंस पोजीशन, जब एक बॉडी बैलेंस पोजीशन में होता है, देखें है ना, तो फिर इस बात का मतलब होता है कि द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, और वो पॉइंट ये है, सही है, इक्वल्स द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट दैट पॉइंट, के सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब दोनों साइड का कह लें टॉर्क इक्वल होता है तो फिर बॉडी बैलेंस पोजीशन पे होता है।
यही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। लो जी, टॉपिक ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसको इसी तरह से मेरे पास याद रख लें, कोई इसमें ज़्यादा थ्योरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये बोर्ड वाले ना कभी कभी पंजाब बोर्ड वाले चुस मार देते हैं, लॉन्ग दे देते हैं ऐसे बेतुके क्वेश्चन, तो आ जाए तो फिर आप ये छोटी मोटी एक्सप्लेनेशन लिख दीजिएगा। वैसे ये लॉन्ग है नहीं, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखनी है, फार्मूला याद रखना है। अगर इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल या न्यूमेरिकल आएगा तो उसके लिए भी सिर्फ यही फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आप अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।